Assalamu alaikum, dear students. So today we are here with part 3 of electrostatics. We have already discussed electrostatics in two parts. That is, पहले हमने जो है आपका पहला पार्ट जो उसमें था Coulomb's law and all that, और फिर derivation of that dipole moment, electric field due to a dipole on axial axis and perpendicular axis, वो हमने डिस्कस किया. Gauss's theorem, electric field due to a thin sheet of charge due to a line charge, वो भी हमने डिस्कस किया. और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, that is a field due to solid sphere E versus R करो. तो यहाँ पे हमें कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, हमें इसका जो है करू पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का जो करू है हमें डिस्कस करना है. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है आपको सॉलिड स्फीयर लिया है, सॉलिड स्फीयर दिया है. सॉलिड स्फीयर दो टाइप्स का हो सकता है. ये तो सॉलिड कंडक्टिंग भी हो सकता है और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग. अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग है, अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग है, अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे सॉलिड कंडक्टिंग अगर है, तो दोनों केस मैं आपके साथ डिस्कस करूं. अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग है तो चार्ज इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ये सॉलिड है, इट इज सॉलिड, चार्ज तो रिजाइड सरफेस पे ही करेगा क्योंकि ये कंडक्टिंग है. और कंडक्टिंग के केस में हमने देखा है कि चार्जेस मूव कर सकते हैं, और अब लाइक चार्जेस रिपेल करके वो एक दूसरे से भागना चाहेंगे तो भागते भागते वो सरफेस तक एट मैक्सिमम जा सकते हैं. तो दैट इज वाई चार्ज रिजाइड करेगा सरफेस पे. इसको हम सॉलिड कंडक्टिंग कहेंगे. तो यहाँ पे टर्म जो है ना, ये कंडक्टिंग है. उसके बाद दूसरा हो गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग. ये भी अब सॉलिड है बट ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है आप ये, ठीक है. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. जब आपने नॉन कंडक्टिंग सुना तो मतलब आप जब इस सॉलिड में चार्ज देंगे वो पूरे बल्क में आ जाएगा, क्योंकि अब नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज मूव नहीं कर सकता. अब वो बिल्कुल जो है आपका वो अब पूरे बल्क में फैल जाएगा. तो ये हो गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ये आपका चार्ज है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में. तो आपके पास अब दो है. तो यहां पे लिखा है आपका सॉलिड स्फीयर E वर्सेस R का करो, E वर्सेस R का करो दोनों के लिए. बट कन्वेंशन ये कहता है कि अगर सॉलिड स्फीयर लिखा है तो आप ये मान के चलो कंडक्टिंग हॉलो वाला केस, उसमें भी चार्ज सरफेस पे रहता है, उसमें भी चार्ज सरफेस पे रहती है. या आप बोल सकते हो सॉलिड कंडक्टिंग ये वाला केस ले. बट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड करूँ दोनों के मैं डिस्कस पैरेलल में करूंगा, सो दैट फिर एग्जाम में चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग पूछे या नॉन कंडक्टिंग, फर्क याद रखो. सॉलिड कंडक्टिंग में चार्ज सरफेस पे रिजाइड करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इट इज सॉलिड. चार्ज जो है जो आप दोगे वो बिल्कुल सरफेस तक चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जो आपके पूरे बल्क में जो है रिजाइड करेगा. मैं दोनों के ग्राफ जो है पैरेलल में डिस्कस करूंगा. तो ये आपका जो है ये आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है. मेरा तरीका जो ग्राफ बनाने का होता है वो ये है, ये सॉलिड कंडक्टिंग है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सरफेस पे चार्ज रिजाइड कर रहा है. लेट अस कंसीडर दैट इट्स रेडियस इज आर. मैं मानता हूं इसका रेडियस आर है और इसका टोटल चार्ज क्यू है. अब हम जानते हैं कि सॉलिड कंडक्टिंग का हमें सिर्फ ग्राफ ड्रा करना है और हमें डेरिवेशंस कुछ नहीं करनी इस क्वेश्चन में. तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जीरो होता है, ऑन द सरफेस मैक्सिमम होता है, एंड आउटसाइड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ ड्रा करने का आसान तरीका होता है, आप सेंटर को सीधे नीचे खींच लीजिए, फिर आप जब सेंटर को नीचे खींच लेंगे तो इस रेडियस को मतलब सरफेस को भी आप नीचे खींच सकते हैं. तो ये आप सेंटर से आप आगे चल रहे हैं और ये डिस्टेंस हम r मान के चलते हैं. मतलब सेंटर से हम आगे बढ़ रहे हैं और r स्मॉल r बढ़ना स्टार्ट हो गया. जब सरफेस पे आ गए तो वो कैपिटल R में जो है बदल गया. और फिर जब आप आगे जाओगे तो जितना आप आगे जाओगे तो उसी हिसाब से फील्ड. अब हम जानते हैं इस एक्सिस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अब हम सेंटर से आगे चल रहे हैं. एक टाइम हमारा एनकाउंटर हो जाएगा सरफेस, और फिर सरफेस से हम बाहर की तरफ जाएंगे. अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व है वो कैसा होगा, देख लो. इनसाइड ऑफ अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर फील्ड इनसाइड जीरो होता है. हम जानते हैं इनसाइड जो है आपने पढ़ा भी होना चाहिए, इनसाइड फील्ड जीरो होता है. जब इनसाइड फील्ड जीरो है मतलब सेंटर से सरफेस तक फील्ड बिल्कुल जीरो है, आपको कुछ इसमें फील्ड दिखाई नहीं देगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. फिर थोड़ा सा सरफेस से बाहर जब आप निकलोगे तो आपका फील्ड जो है वो जो सरफेस पे, या आप मान लीजिए सरफेस पे जो फील्ड है वो आपका मैक्सिमम फील्ड आ जाएगा, उसका कुछ वैल्यू आ जाएगा. तो वो फील्ड जो है वो मैंने ये ले लिया तो उसका कुछ वैल्यू आ गया. और फिर आउटसाइड जो है तो ये मैक्सिमम फील्ड आ गया सरफेस पे. आउटसाइड जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है. जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हुआ तो मैं यहाँ पे बनाऊं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो शेप ऑफ द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो इनसाइड फील्ड इज जीरो बट ऑन द सरफेस इट इज मैक्सिमम
इट इज मैक्सिमम एंड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपसे कोई पूछे तो शेप ऑफ द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर भी मैं इक्वेशंस लिख के रखता हूं। इनसाइड के लिए अगर वो आपसे फील्ड पूछता है, इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग देन इट इज 0। ऑन द सरफेस आपसे कोई फील्ड पूछता है तो सरफेस पे आप बोलिए मैक्सिमम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस। और टेक्निकल टर्म एक चीज़ मैं बोलूँ, एक्चुअली जब आप एंट्रेंस हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि ऑन द सरफेस नहीं, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ये फील्ड होता है, बट वो टेक्निकल चीज़ आप एंट्रेंस में सीख लोगे। और केस नंबर 3 जो आपका है कि आउटसाइड क्या होता है फील्ड, तो आउटसाइड के लिए जो फील्ड होता है, आउटसाइड के लिए फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, इनसाइड फील्ड 0 है, मैंने इनसाइड फील्ड 0 बनाया, ऑन द सरफेस ये रीच कर गया मैक्सिमम वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, और फिर आउटसाइड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दीज इक्वेशंस वी यूज टू डिराइव जब हम कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस है, तब भी मैंने इक्वेशंस लिखी और फिर ये ग्राफ ड्रा किया। अब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दोनों आपके साथ डिस्कस करूं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर भी चार्ज रिजाइड करता है। जब अंदर भी चार्ज रिजाइड करता है तो अब हम देखेंगे आपका फील्ड, ये सेंटर हो गया और इसका रेडियस भी आर हम लेते हैं, सो दिस इज सेंटर एंड लेट अस कंसीडर दैट इट इज चार्जेस आल्सो, टोटल चार्जेस क्यू। अब तरीका वही, सेंटर को सीधे नीचे खींच लो। जब सेंटर को नीचे खींच लेते हो उसे ग्राफ बनाना आसान होता है, और आप इसमें अच्छी तरह से चीज़ें समझ लेते हो। आपने सरफेस को भी आगे खींच लिया तो ये सरफेस आ गया, और ये आपकी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। जब आप सेंटर से दूर जा रहे हो तो डिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगी। अब आप देख लीजिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, कि सेंटर से आप आगे जा रहे हो तो स्मॉल आर बढ़ रहा है, एक टाइम वो कैपिटल आर हुआ, और फिर आप इस स्फीयर से बाहर भी जा रहे हो। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होता है, आप याद रखिए, जो ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है, इसमें भी 3 केसेस है। तो ये कंडक्टिंग के लिए है, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए है। तो नॉन कंडक्टिंग के लिए अब आप देख लीजिए, फील्ड जो है इनसाइड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका इनसाइड का फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑन द सरफेस बिल्कुल यही फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, बिल्कुल ये सरफेस का होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और आउटसाइड फील्ड क्या होता है सर, बिल्कुल जो इसका आउटसाइड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो डिफरेंस देख लीजिए एक ही पॉइंट में, देख लीजिए सरफेस पे यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी है, आउटसाइड यहाँ पे भी यही, आउटसाइड यहाँ पे भी है। इनसाइड यहाँ 0 होता है, बट यहाँ इनसाइड डेफिनेटली फील्ड होता है। और अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर क्यूब सब कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं हो सकता, चार्ज चेंज नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली वेरी करता है स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्योंकि आप सेंटर से आगे जा रहे हो, तो मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू दैट स्मॉल आर ही इस कर्व को जो है बनाया है। तो अब मुझे बोलिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो अब सेंटर पे स्मॉल आर तो 0 है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फिर जैसे जैसे आप सेंटर से आगे बढ़ोगे, सेंटर से आगे बढ़ोगे, तो स्मॉल आर बढ़ेगा, तो फील्ड भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सरफेस पे वो एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा। तो ग्राफ का शेप कैसा आना चाहिए सर, ग्राफ का शेप कैसा आना चाहिए, देख लीजिए, सेंटर पे 0 और सेंटर से सरफेस पे जाने पे फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो सेंटर पे 0 और सेंटर से सरफेस तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। फिर सरफेस पे एकदम से मैक्सिमम सर इतना आ गया, और फिर आउटसाइड क्या करोगे आप, सेम फिजिक्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज द शेप ऑफ द ग्राफ। ये हो गया आउटसाइड फिजिक्स इसका। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये दो चीजें बराबर है, सरफेस पे फील्ड बराबर होता है, आउटसाइड बराबर होता है, सिर्फ इनसाइड यहां 0 होता है कंडक्टिंग में, और नॉन कंडक्टिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। सेंटर पे 0, बट सेंटर से सरफेस पे जाने पे आपका फील्ड जो है वो जो है सेंटर से सरफेस तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से लीनियरली बढ़ा, और फिर सरफेस पे मैक्सिमम, और फिर आउटसाइड वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हिसाब से चला गया। तो ये था फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ई वर्सेस आर करो। अगर
कन्वेंशनली आप चलोगे तो ये हमेशा सॉलिड कंडक्टिंग होता है, अगर सॉलिड स्फीयर की बात करो तो यही होता है, बट मैंने दोनों का एक साथ बना दिया आपका, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो इनका जो डायग्राम है फील्ड का, ऐसे अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने देखा है जो बच्चे हैं ना वो इसको अलग लेते हैं, फिर ग्राफ को अलग जगह बनाते हैं, तो बेटर होता है सेंटर को नीचे खींच लो, इससे आपका जो ग्राफ है वो अच्छे से एक्सप्लेन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपका, आपके बोर्ड एग्जाम में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देख लीजिए, एज द नेम रिफ्लेक्ट्स, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दो सरफेसेस इन फिजिक्स ऑन विच द पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। वो सरफेसेस फिजिक्स में जिन पे पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट रहे, दो सरफेसेस ऑन विच द पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट आर रिमेन सेम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप बोलो दो सरफेसेस, those surfaces on which the potential at each and every point remain constant. That is what do you mean by equi एंड देन पोटेंशियल, मतलब हर पॉइंट पे कांस्टेंट पोटेंशियल रहे। ऐसी सरफेसेस को हम फिजिक्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल्स में समझा दूं, और एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने एक पॉइंट चार्ज क्यों लिया, जब आपने पॉइंट चार्ज क्यों लिया और अब आप इस पे एक गाजन सरफेस ड्रा करिए। गाजन सरफेस इज अ सिलेंडर फॉर अ पॉइंट चार्ज, कल के लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस किया है। तो ये आपने लिया और इसका रेडियस ले लिया आपने आर। तो अब आप देख लीजिए इस चार्ज से जो पॉइंट आपका जो ये पॉइंट है ये आर डिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट भी आपका आर डिस्टेंस पे है। तो चूंकि ये इसका सेंटर है तो रेडियस जो है सारे बराबर होंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा सर, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर होता है, याद रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये होता है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट सम डिस्टेंस, मतलब आपके पास चार्ज है एट सम डिस्टेंस, कितना पोटेंशियल होता है, न्यूमेरिकली होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो यहाँ पे भी तो यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो यहाँ पे भी यही है सर, यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी यही होगा। तो ये सरफेस, ये स्फीयर आपने जो इस चार्ज के अराउंड ड्रा किया एट अ डिस्टेंस आर, ये सरफेस कहलाएगा इक्विपोटेंशियल। क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसपे पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। तो इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। और तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप एक पॉइंट चार्ज को एक गाजन सरफेस, एक स्फीयर से जो है एनक्लोज करेंगे, तो वो स्फीयर जो है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। ये इसकी एक एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। दूसरा एग्जांपल है, अगर आप एक डायपोल की बात करते हो, जिसमें एक चार्ज माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू, और फिर ये सेंटर मैंने बोला था यहां से दूरी ए, यहां से दूरी ए, तो इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, ये भी आपने पढ़ा होता है, जो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, इस पे यहां पे भी पोटेंशियल जो है, इसका पोटेंशियल यहां पे 0 होता है, यहां पे भी पोटेंशियल 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 0 होता है। 0 इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज दैट पोटेंशियल ऑन दिस लाइन इज कांस्टेंट। हर जगह इसका पोटेंशियल जो है 0, मैं फिर से बोल रहा हूं, इज नॉट इंपॉर्टेंट, द कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, दैट एट ईच एंड एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल आल्सो बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो a sphere drawn around a charge behaves as an equipotential surface, and a perpendicular bisector, that is an axis which passes through the center of dipole perpendicular to its separation, also behaves as equipotential surface, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। इसका तीसरा एग्जांपल जो है, ये हम आपको पढ़ाते हैं क्लासरूम प्रोग्राम्स में, कि दैट इनसाइड ऑफ ए थिन स्फेरिकल शेल, इनसाइड ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल शेल, या इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर जो है, इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर आल्सो बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल। इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर, अगर आप कंडक्टर के इनसाइड की बात करो, आल्सो बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल। तो ये आप ऐड करेंगे इसको, आल्सो बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल, तब जाके आपका नोट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और उसमें सारे मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो मैंने इसमें जो एग्जांपल्स है, एक चार्ज को अगर आप सराउंड करेंगे एक स्फीयर से, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है। तो अगर आप एक डायपोल को एक परपेंडिकुलर एक्सिस पे देखोगे, उस पर पोटेंशियल सेम रहता है, 0 इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी सेम रहना इंपॉर्टेंट है, ये भी इक्विपोटेंशियल है। और अगर आप एक कंडक्टर का इनसाइड देखोगे, वो भी एक इक्विपोटेंशियल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अंदर फील्ड 0 होता है, जो अभी मैंने समझाया था, इनसाइड फील्ड 0 होता है, और जब फील्ड 0 होता है तो पोटेंशियल डेफिनेटली कांस्टेंट रहता है। तो इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर
कंडक्टर आल्सो बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हो गया व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, डेफिनेशन भी और एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब सर प्रॉपर्टीज के लिए क्या है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स बट आल्सो फॉर योर एंट्रेंस। तो पहली प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की ये होती है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज दैट द पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। तो ये तो पहली बात है, पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। ये पहली प्रॉपर्टी है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। उसके बाद नंबर सेकंड पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट, ये पहली प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। नंबर सेकंड, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सर व्हाई? ऐसे भी 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, व्हाई? तो आपको डिफेंड करना है। देख लीजिए, अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, और आपने फिर दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये लिया, इसका पोटेंशियल V2 है, क्योंकि ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका कुछ पोटेंशियल है, और ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इसका कुछ पोटेंशियल। जिस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया वहां पे तो 2 पोटेंशियल है, V1 भी और V2 भी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसपे पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे 2 पोटेंशियल आ गए, ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू विल हैव 2 पोटेंशियल साइमल्टेनियसली, V1 एंड V2। तो वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो आइडिया को है जो है खत्म कर देता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल मींस पोटेंशियल इज कांस्टेंट, सेम सिंगल टाइप ऑफ पोटेंशियल एग्जिस्ट। तो उस पॉइंट पे तो 2 पोटेंशियल एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद तीसरा होता है कि अगर आपने एक चार्ज लिया, चार्ज क्यू है, और मान लीजिए एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं, आपने इसको एक स्फीयर से सराउंड कर दिया, जिसको आप गाजन सरफेस भी कह सकते हैं, और ये रेडियस आपने R ले लिया, रेडियस R ले लिया। अब मान लो आपने इसके हर सरफेस पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा सर V, सर यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा V, क्योंकि आपको पता है ये सारा जो है सेम दूरी पे है, और जब सेम दूरी पे है तो सेम पोटेंशियल है, जो पीछे मैंने डिस्कस किया। अब आपने क्या किया, अब आप एक चार्ज को यहाँ प्लेस करके, इस पॉइंट पे प्लेस करके, चार्ज क्यू जो पोटेंशियल V पे लाई कर रहा है, इसको आपने पोजीशन A से शिफ्ट किया पोजीशन B पे। जब आप पोजीशन B पे इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है वो वर्क डन कितना हुआ। यहाँ से इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी बिटवीन 2 पॉइंट्स, होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क हो गया बराबर जो आपने चार्ज मूव किया मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। बट मुझे बोलिए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में पोटेंशियल डिफरेंस ही कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, क्योंकि यहां पे भी वही पोटेंशियल, यहां पे भी वही पोटेंशियल। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो वर्क डन इज 0। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है दैट व्हेन ए चार्ज इज मूव्ड ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस द वर्क डन इज 0। सर व्हाई? क्योंकि आप एक चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करा रहे हो और उन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो आप वर्क किस चीज का कर रहे हो, वर्क डन इज 0। तो पहला प्रॉपर्टी है पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। दूसरा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, अलग 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। व्हाई? तो आप बोलेंगे बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू हैव टू पोटेंशियल्स व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एंड नंबर थर्ड इज इफ यू मूव ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस द वर्क डन इज 0 बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स इज 0 एंड देयरफॉर द वर्क डन जो है वहां पे आपका 0 होगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। और चौथी प्रॉपर्टी आप इसमें ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपने इस चार्ज को फिर से सराउंड किया एक स्फीयर से जिसका रेडियस r है, और फिर अगर आप देखोगे इस चार्ज का, अगर ये फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए इसकी फील्ड लाइन ऐसे निकली, तो ये फील्ड लाइन हमेशा इस सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। दैट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज इज परपेंडिकुलर, दैट इज द एंगल मेड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज 90 डिग्री। वो उस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं वर्क डन 0 है, क्योंकि जब हम इसमें वर्क निकालेंगे तो वर्क होता है F डॉट S, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो cos 90 0 आने की वजह से वर्क डन 0 हो गया। बट ये भी तरीका है, आप ऐसे ले सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 और वर्क डन 0 हुआ, और इस अलग प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे दैट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इट इज
always perpendicular to an equipotential surface electric field because of that charge. जो involved charge है उसकी वजह से जो electric field line होती है वो हमेशा उस surface पे, उस equipotential surface पे perpendicular होती है. This surface is nothing here but an equipotential surface. इस पे ये perpendicular होता है. So this completes our question. That is what do you mean by equipotential surfaces. फिर मैंने इसमें examples 3 बड़ी important है, entrance में as it is पूछी जाती है, और फिर लिखा था give the properties of equipotential surfaces, और properties में मैंने 4 important properties जो है पढ़ा दिया आपको, जिसमें potential at each and every point is constant. उसके बाद 2 equipotential surfaces कभी intersect नहीं कर सकते क्योंकि point of intersection पे 2 potentials exist नहीं कर सकते, और फिर एक चार्ज को अगर आप equipotential surface पे मूव कराओगे तो वर्क डन हमेशा 0 होता है because of this definition that del V is work done per unit charge. जब potential difference ही नहीं है तो वर्क किस चीज़ का हो रहा है. और फिर तीसरा, जो उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है. ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें आप ऐड कर सकते हो. फिर है गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी पहले आपको मैं पढ़ा दूं. इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है ये है क्या, और फिर इनका प्रॉपर्टी हम अलग से पढ़ेंगे. एक्चुअली दिस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है ये फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया. जब हमने उस जमाने में पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सब बोलते थे कि चार्ज के अराउंड एक फील्ड प्रेजेंट होता है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेट्स के अराउंड एक फील्ड प्रेजेंट होता है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, आपके मासेस के अराउंड एक फील्ड होता है जिसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. तो चार्जेस के अराउंड जो फील्ड होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. हमने पूछा इसका कोई शेप है, कोई शक्ल है, तो फैराडे ने बोला कि मैं इसकी एक शेप दूंगा. दैट इज ही गेव अस अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. उसने एक शेप दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड का. हमने पूछा कैसा, उसने बोला दैट फॉर ए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस आर कर्व्स प्रेजेंट अराउंड द चार्ज. ये कुछ लाइंस आर कर्व्स अराउंड द चार्ज प्रेजेंट होती है सच दैट व्हेन अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू देम. जब हम उन लाइंस पे टेंजेंट किसी पॉइंट पे डालते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. सो माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एज पर हिम these are the lines or curves present around a charge such that जब आप उन लाइंस और कर्व्स पे टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रा करते हो तो वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन में आप यही लिखेंगे, अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे एंड देन एज पर फैराडे these are the lines or curves such that when a tangent is drawn to them at a point it represents nothing but the direction of electric field at that point. पर हमसे पूछा गया है उसके बाद प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज हम यहाँ लिखेंगे What are the properties of electric field lines? इनकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है, दैट फॉर पॉजिटिव चार्ज दे आर रेडिली आउटवर्ड्स. पॉजिटिव चार्ज के लिए ये रेडिली आउटवर्ड्स होती है, ऐसा लगता है कि रेडियस से बाहर की तरफ आ रही है. सो फॉर पॉजिटिव चार्ज दे आर रेडिली आउटवर्ड्स. एंड फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर आपके पास चार्ज नेगेटिव है देन दीज फील्ड लाइंस आर रेडिली इनवर्ड्स. सो फॉर पॉजिटिव चार्ज दे आर रेडिली आउटवर्ड्स, फॉर नेगेटिव चार्ज दे आर रेडिली जो है इनवर्ड्स. तो ये हो गया पहला. दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है, अगर आपके पास एक पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में जा रही है. तो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे वेनिश ऑन नेगेटिव चार्ज. दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव दे वेनिश ऑन नेगेटिव, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव दे वेनिश ऑन नेगेटिव. तो पॉजिटिव से निकलती है, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे वो फील्ड लाइंस खत्म हो जाती है. तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और ये जो अनलाइक चार्जेस में जो फील्ड जो निकलता है पॉजिटिव से और खत्म होता है नेगेटिव पे, तो यहाँ पे एक जो है कंट्रैक्शन होता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन कहते हैं. और ये लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द दैट टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाई टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो ये फील्ड लाइन निकलता है और इसमें खत्म हो जाता है, तो ये एक दूसरे की तरफ मूव करना चाहते हैं सो दैट ये फील्ड निकले और ये जल्दी पकड़ ले. तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये जल्दी इसको पकड़ना चाहता है तो इसके नजदीक आना चाहता है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन कहते हैं. और लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन एक्सप्लेन्स व्हाई टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. सो दिस इज सेकंड इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है. तो पहला है फॉर पॉजिटिव चार्ज दे आर रेडिली आउटवर्ड्स, फॉर नेगेटिव चार्ज दे आर रेडिली इनवर्ड्स, फॉर ए पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. तो ये इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे खत्म हो गई, तो पॉजिटिव से निकल रही है, आप देख लीजिए हर साइड से, और नेगेटिव पे आ रही है. इनमें लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन इन फील्ड लाइंस में वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अट्रैक्शन फॉर दिस टू अनलाइक चार्जेस. उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट होता है दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने अभी बोला टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. क्यों सर?
क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो आप मुझे बोलिए इस पे, अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रा करें, अगर हम व्हाइट पे टेंजेंट ड्रा करें तो ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एज पर द डिफिनेशन। और अगर मैं येलो लाइन पे टेंजेंट ड्रा करूं उसी पॉइंट पे तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस एक वेक्टर की कैसे हो सकती है? तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव टू टेंजेंट्स, क्योंकि टेंजेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव टू टेंजेंट्स मीनिंग टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो याद रखना टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास दो टेंजेंट्स आती है, दो डायरेक्शंस आ जाती है और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन वेक्टर की हो नहीं सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस में पूछा जाता है। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी ये है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म होती है। जो अर्लियर स्लाइड में मैंने दिखाया पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। इस डायग्राम में आप ये दिखा रहे हो कि फील्ड लाइन पॉजिटिव से ही निकली और पॉजिटिव पे आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स डिफरेंस देन दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे इस केस में जो है क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाते हैं। तो दैट एक्सप्लेन्स के एक ही चार्ज से फील्ड लाइन और उसी चार्ज पे वापस नहीं आती है, ये भी आप ऐड करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 है देयर क्लोजनेस शो अस देयर स्ट्रेंथ। उनका क्लोजनेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोजनेस उसका स्ट्रेंथ दिखाता है। फॉर एग्जांपल एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एम्स में एक ये प्रॉपर्टी मैं यहां पे बनाता हूं कि अगर आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो इसमें हम दो पॉइंट्स अब ले रहे हैं, 2 पॉइंट्स वी आर टेकिंग इन दिस। एक पॉइंट यहां ले रहा हूं पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट यहां ले रहा हूं पॉइंट बी। तो हमसे पूछा गया था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी? द आंसर इज EA is greater than EB. Sir, why? Because their closeness give us an idea about their closeness give us an idea about the strength of electric field. More is the density, more is the strength of the field. जहां closeness, जहां density ज्यादा वहां field की strength ज्यादा, और जहां closeness कम वहां field की strength जो है कम। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी, अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस है, अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस है तो ये दो लाइक चार्जेस है, इसका फील्ड ऐसे आ गया बाहर, इसका फील्ड बाहर, क्योंकि पॉजिटिव का फील्ड बाहर आता है रेडियली, तो पॉजिटिव का फील्ड जो है वो बाहर आ रहा है रेडियली। बट यहाँ पे इस स्पेस में जब इसकी फील्ड लाइन यहाँ की तरफ निकलती है तो वो बेंड हो जाती है, क्योंकि ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन एक दूसरे से नफरत करती है। तो ये फील्ड लाइन यहाँ से बाहर आ गई और ये फील्ड लाइन, तो ये मॉडिफाई हो जाता है। तो लाइक चार्ज रिपल क्यों करते हैं? तो ये रिपल क्यों करते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ लेटरल प्रेशर ऑफ फील्ड लाइंस। इसको हम लेटरल प्रेशर कहते हैं फील्ड लाइंस का। वी कॉल दिस एज लेटरल प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक्चुअली जब सिमिलर चार्जेस होते हैं, जो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेटरल प्रेशर बनाता है एक दूसरे पे, और उस लेटरल प्रेशर की वजह से टू लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, वो एक दूसरे के फील्ड से ही नफरत करते हैं और फिर एक प्रेशर बनाते हैं जिसको हम लेटरल प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। बट जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तब वो लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं। ये इसके फील्ड को लाइक करता है, ये इसके फील्ड को लाइक करता है, तो ये एक दूसरे की तरफ नजदीक आना चाहते हैं और फील्ड को जल्दी जो है समेटना चाहते हैं। दैट्स व्हाई लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन एक्सप्लेन्स व्हाई टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेटरल प्रेशर एक्सप्लेन्स व्हाई टू लाइक चार्जेस रिपेल। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 आप देख लीजिए, मैंने पढ़ाया फॉर पॉजिटिव चार्ज दे आर रेडियली आउटवर्ड्स, फॉर नेगेटिव दे आर रेडियली इनवर्ड्स। उसके बाद अनलाइक चार्जेस के लिए लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अट्रैक्शन, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे खत्म हो रहा है। उसके बाद जो है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू कैन हैव टू टेंजेंट्स मीनिंग टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद एक ही चार्ज से फील्ड जो है क्लोज्ड लूप नहीं बनाता, मतलब एक ही चार्ज से फील्ड निकलेगा और वापस आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फिर मैंने बोला देयर डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी उसका स्ट्रेंथ देता है, जहां डेंसिटी ज्यादा वहां फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो यहाँ डेंसिटी ज्यादा यहाँ कम है, यहाँ फील्ड ज्यादा यहाँ कम है। और फिर लेटरल प्रेशर एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की विच एक्सप्लेन्स व्हाई इलेक्ट्रिक जो है लाइक चार्ज जो है वो रिपल हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। सो दिस मच प्रॉपर्टीज आर एनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ये आप 3 मार्क्स के लिए वहां लिख सकते हो। उसके बाद है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव इट्स यूनिट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसके यूनिट्स क्या है। तो पहला
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मान लीजिए ये कॉपी है और ये कॉपी में मुझे एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एरिया मुझे दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए इसका कुछ एरिया है, तो एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। और हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म पढ़ाते हैं ना आपको, तो हम एरिया को वेक्टर बना के चलते हैं। तो ये एरिया है, इसका मैग्नीट्यूड है, एक बार एंट्रेंस में आया था, एरिया वेक्टर है, स्केलर है, समटाइम्स इट बिहेव्स एज अ वेक्टर एंड समटाइम्स एज अ स्केलर या नन ऑफ द अबव। तो याद रखना आप दैट एरिया समटाइम्स बिहेव्स एज स्केलर एंड समटाइम्स बिहेव्स एज वेक्टर। ये हम तक होता है कब हम इसको स्केलर बनाए और कब हम इसको वेक्टर बनाए। देख लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो है ये एरिया है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, और अब मैं इसको वेक्टर बना रहा हूँ। अब मैं इसको वेक्टर बनाऊँ, कैसे बनाओगे, मैं इसको डायरेक्शन असाइन करता हूँ। मैंने इसको डायरेक्शन असाइन की, हम इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और हम वो इस एरिया को हम डायरेक्शन असाइन करते हैं। बट जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, बट जब आप वहाँ कैमरा से देख रहे हो तो आपको ये लाइन दिखाई देगी, तो जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो एक लाइन है ये, बट अब आप समझ गए ये एरिया है। एरिया तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, सो दिस इज विजिबल टू मी, बट वहाँ से जब आप देख रहे हो तो आपको इसका साइड व्यू जो है एक लाइन दिखाई दे रहा है। फिर उसको मैं वेक्टर बना रहा हूँ बाय असाइनिंग इट अ डायरेक्शन। तो हम इसको एन कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अब जो है इसको डायरेक्शन असाइन हुई और हमने अब एरिया को वेक्टर बना दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस एनी सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करती है, वो कंस्टिट्यूट करता है उसका फ्लक्स। मान लीजिए पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है कि ये सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, वो उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप ये लिखेंगे simply defined as the number of electric field lines crossing any surface परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करती है, वो कंस्टिट्यूट करती है उस सरफेस का फ्लक्स। बट सर अब ये हमेशा तो ट्रू नहीं होगा कि फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी। तो मान लीजिए अब मैं इसको जनरलाइज करने जा रहा हूं, ये आपका एरिया है और आपने इसको वेक्टर बनाया बाय साइनिंग इट अ डायरेक्शन विद दिस, और फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब ऐसे आया सर। तो मतलब आप इस केस में फ्लक्स का जो डेफिनेशन है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच क्रॉस एनी सरफेस परपेंडिकुलर, तो इसमें क्या करोगे आप, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसके साथ एंगल थीटा लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके साथ, और फिर ई को रिजॉल्व करिए। यहां से जो कंपोनेंट आएगा वो तो ई कॉस थीटा होगा और यहां से जो कंपोनेंट आएगा वो ई साइन थीटा है। अब ई साइन थीटा तो पैरेलल है, इसकी वजह से तो फ्लक्स नहीं होगा। अब ई कॉस थीटा देख लीजिए सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई से डिनोट होता है इस कंपोनेंट ऑफ फील्ड की वजह से, दैट इज ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड एरिया। तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स हो गया बराबर ई ए कॉस थीटा अरेंज करके, तो ये बनता है आपका इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट सिंस हम जानते हैं फिजिक्स में कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है ए डॉट बी, वो आ जाता है ए बी कॉस थीटा, और आपका अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, और वो आया ई ए कॉस थीटा, तो फ्लक्स बना बराबर फिर ई डॉट ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और एरिया को भी आपने वेक्टर बनाया है। सो दिस बिकम्स द अनदर डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, दैट फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो ये बनी आपकी फ्लक्स का definition that electric flux is the dot product of electric field vector and area vector। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप देख ही लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ई डॉट ए, ये बना आपका डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन बाय आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाय चार्ज, तो न्यूटन बाय कूलम, और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये बना इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। और फ्लक्स अगर आपसे कोई पूछे कौन सी क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है फिजिक्स में। सर स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स में स्केलर प्रोडक्ट ही होता है। तो फ्लक्स का डेफिनेशन जनरलाइज्ड डेफिनेशन है दैट इट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, और इक्वेशन इसका ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। फिर इसके केसेस आ जाएंगे,
इसके केसेस जो आएंगे, इसके केसेस में पहला केस आ जाएगा दैट नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव फ्लक्स। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पॉजिटिव फ्लक्स, तो आप बोलिए ऐसा फ्लक्स जिसमें ऐसा कुछ हो कि आपका ये एरिया है, आपने इसको वेक्टर बनाया है और फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसा आया सच दैट इट मेक्स एन एंगल विच इज एक्यूट, मतलब लेस देन 90 डिग्री वाला एंगल, एक्यूट एंगल मतलब आपका लेस देन 90 डिग्री है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा एक कंपोनेंट यहां से आएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट यहां से आएगा, ये तो पैरेलल है, इसकी वजह से तो फ्लक्स ही नहीं है, ये जो कंपोनेंट है डायरेक्शन की डायरेक्शन में है, इस एरिया की डायरेक्शन में ही लाई कर रहा है, तो ये कंस्टिट्यूट करता है, सो दिस बिकम्स द कंडीशन फॉर फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स। तो ये आपका पॉजिटिव फ्लक्स वाला केस बना। उसके बाद दूसरा होता है आपका नेगेटिव फ्लक्स। सर नेगेटिव फ्लक्स क्या हो गया? आप नेगेटिव फ्लक्स में आप मान लीजिए बच्चे ये आपका एरिया है, आपने इसको वेक्टर बनाया और आपकी आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ ऐसे आई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऐसे आई, और फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आई, अब आप इसको जब रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट यहां से आएगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो यहां से आएगा, तो इसकी वजह से तो फ्लक्स नहीं होगा, बट इसकी वजह से फ्लक्स होगा क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इस डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसको हम नेगेटिव फ्लक्स का नाम देंगे। तो कंडीशन क्या हुआ कि ये थीटा जो है, ये थीटा इस केस में ग्रेटर देन 90 डिग्री, और इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल के केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लाइन ऐसा है जो आपके एरिया वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसको हम नेगेटिव फ्लक्स का नाम देते हैं। और तीसरा होता है जीरो फ्लक्स। सर जीरो फ्लक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जीरो फ्लक्स? जीरो फ्लक्स में अगर आपका एरिया ये है और आप इसको वेक्टर बना के चलते हैं और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ऐसे आएगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, इस पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो आप इसको अगर रिजॉल्व करोगे तो कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलरली तो क्रॉस नहीं करेगा। तो अब यहां पे आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और कॉस ऑफ 90 डिग्री हम सब जानते हैं वो जीरो होता है, और फ्लक्स आपका तो ई ए कॉस थीटा हो गया। तो ये हो गया ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, बट कॉस ऑफ 90 जीरो, तो आपका फ्लक्स जो है जीरो। तो फ्लक्स तीन टाइप्स का हो सकता है। पॉजिटिव फ्लक्स, कंडीशन है थीटा शुड बी लेस देन 90, एक्यूट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट डायरेक्शन में आ जाएगा। नेगेटिव फ्लक्स में थीटा शुड बी दैट इज ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए, और ऑब्ट्यूस के केस में ही आपका जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के अपोजिट में आएगा, इसको नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उस केस में आपका फ्लक्स जो है वो डेफिनेटली जीरो आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन क्या था आपका पूरा, वो हम देखेंगे दैट डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स यूनिट्स। तो हमने पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया, और फ्लक्स के साथ टाइप्स भी, और फिर यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस। उसके बाद जो है आपका, उसके बाद जो आपका और एक क्वेश्चन देखेंगे हम, दैट इज देयर एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसी को हम डिस्कस पहले करते हैं। तो आपका टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का ये जो डेरिवेशन निकालना है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द हेडिंग, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द हेडिंग। चलिए बच्चे, अब हम एक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड ऐसा फील्ड होता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कहिए कि वो फील्ड फिजिक्स में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम हो, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड, और हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिस्टेंस जो स्पेसिंग है वो भी बराबर हो। ऐसे फील्ड को हम फिजिक्स में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, they are having the same length, magnitude, and they are equidistant from each other. They are said to be this type of field is said to be uniform electric field, and the lines are said to be uniform electric field lines. अब इस uniform electric field में हम एक डायपोल को प्लेस करते हैं। तो डायपोल में दो चार्जेस होते हैं, एक चार्ज हो गया बच्चों माइनस क्यू, दूसरा चार्ज हो गया प्लस क्यू। तो ये है आपका डायपोल। जैसे आप डायपोल लेंगे तो उसका सेंटर ये हो गया, और फिर ये डिस्टेंस a है, हम जानते हैं ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, and there is a vector which is always from negative to positive charge, what we call as p, dipole moment vector, है ना। dipole moment जो होता है it's a vector always directed from negative to positive charge। ये हमने पीछे डिस्कस किया और आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद जैसे ये यूनिफॉर्म फील्ड में आ गया तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस पे फोर्स बनता है इन द डायरेक्शन ऑफ द
फील्ड, और वो फोर्स आपने पढ़ा होगा दैट इज Q इंटू ई। याद रखिए, जब भी हम फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स आता है, जब भी हम फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फील्ड फोर्स आता है। तो मान लीजिए ये कोई फील्ड है, ये एक सेपरेट चीज में पढ़ा रहा हूं, ये एक फील्ड है और आपने इसमें एक चार्ज को प्लेस किया। जैसे चार्ज को प्लेस किया तो याद रखना बच्चों, उस पर फोर्स आता है, उस पर फोर्स आता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड आता है, कितना? Q इंटू ई, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दिस। और अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज हुआ, अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज हुआ तो इस पे फोर्स अपोजिट टू द फील्ड आता है, कितना आता है सर? अगेन Q इंटू ई। तो मैग्नीट्यूड हमेशा Q इंटू ई होता है, Q इंटू ई होता है, बट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होता है। ये आप याद रखिए, यही मैं अभी यूज करने जा रहा हूं आपके इस केस में। देख लीजिए, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो Q ई, और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो फोर्स यहां की तरफ है, दैट इज Q ई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट टू द फील्ड और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फिर हमें ये जो है इस डायग्राम में अब क्लियरली दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में हमें क्लियरली एक चीज दिखाई दे रही है, और वो चीज ये है कि इस एंड पे यहां की तरफ फोर्स है पॉजिटिव चार्ज पे, और इस एंड पे यहां की तरफ फोर्स है। मान लीजिए मार्कर जो मेरे हाथ में है, तो यहां पे एक जो है, यहां पे एक फोर्स जो है इस टॉप एंड पे फोर्स आगे की तरफ है और बॉटम पे ये ऐसे फोर्स पीछे की तरफ है, तो ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा। बट जैसे ये रोटेट स्टार्ट करना करेगा तो इस पे टॉर्क एक्ट करेगा। दैट इज व्हाई हमसे पूछा गया है, पहली चीज हमें डिराइव करनी है, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस करेंगे तो उस पर टॉर्क एक्ट करेगा। वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दैट। अब टॉर्क जो है, टॉर्क आपने पढ़ा होता है, टॉर्क होता है बराबर वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दो में से एक चार्ज पे जो फोर्स है, दो में से एक चार्ज पे, क्योंकि फोर्स तो बराबर है दोनों पे, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, दो में से एक पे जो फोर्स है मल्टीप्लाइड इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब सर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? तरीका ये है कि आप यहां से पहले इसको कैरी करो, एक्स्ट्रापोलेट करो। ये एक्स्ट्रापोलेट किया तो ये फील्ड की डायरेक्शन में मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया, और ये डायपोल मोमेंट वेक्टर है तो यहां पे थीटा आ गया। तो पहली फुर्सत में याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि थीटा जो है इट इज एंगल बिटवीन, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इट इज एंगल बिटवीन। जब मैंने बच्चों से पूछा ये किसके बीच में है तो वो बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है डिस्टेंस में, या कुछ और बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो थीटा है एंगल बिटवीन, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर। इन दो के बीच में एंगल हमने बनाया। अब आप देख लीजिए, अब जो ये जैसे आपने एंगल बना दिया, अब आप मुझे बोलिए, ये डायपोल मोमेंट हमेशा डायरेक्टेड होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इस डिस्टेंस को भी, ये जो इनके बीच में डिस्टेंस 2a है इन दो चार्जेस, ये भी हम ऐसे डायरेक्टेड मानते हैं। फिर हम इसको रिजॉल्व करेंगे। अब 2a को रिजॉल्व करेंगे तो 2a, क्योंकि a प्लस a हो गया 2a टोटल सेपरेशन, तो 2a कॉस थीटा यहाँ से आएगा क्योंकि ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, और यहाँ से 2a साइन थीटा आएगा, 2a साइन थीटा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से मैं 2a साइन थीटा को यहाँ शिफ्ट करूंगा। आपने वेक्टर फिजिक्स पढ़ी होगी, तो 2a साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, और बिल्कुल आराम से हमने डिराइव किया। तो फिर से एक बार देख लीजिए, पहले एक्स्ट्रापोलेट किया, थीटा एंगल बनाया, किस किस के बीच में सर? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर। फिर ये 2a डिस्टेंस है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज तक, इसी को रिजॉल्व कर दिया तो ये हो गया 2a कॉस थीटा एक कंपोनेंट, और ये हो गया 2a साइन थीटा। सर यहाँ क्यों नहीं बना रहे हैं? मुझे यहाँ चाहिए ही नहीं, और वेक्टर फिजिक्स कहता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, आई कैन शिफ्ट इट हियर, तो ये बना 2a साइन थीटा। आप देख लीजिए, एक फोर्स यहाँ की तरफ और दूसरा फोर्स यहाँ की तरफ, तो ये हो गया वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, now by definition of torque, now by definition of torque, अगर आप डेफिनेशन ऑफ टॉर्क के हिसाब से देखोगे, आप टॉर्क हो गया फोर्स, वन ऑफ द फोर्स दैट इज QE मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, और सेपरेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर सेपरेशन 2a साइन थीटा है, 2a साइन थीटा है, 2a साइन थीटा है। अब आप देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो है, ये इसमें Q इंटू 2a जो है दैट इज P, बट मैं लिखने जा रहा हूं Q इंटू 2a जो है ये P के बराबर है, जिसको आप डायपोल मोमेंट कहते हो। तो टॉर्क हो गया बराबर P, इसके बदले Q इंटू 2a एंड E साइन थीटा। तो टॉर्क ऑन अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड होता है बराबर PE साइन थीटा। दिस इज द डेरिवेशन फॉर दिस, 3 मार्क्स लिए पूछा जाता है। तो टॉर्क होता है बराबर PE साइन थीटा, P होता है डायपोल मोमेंट, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू। और फिर हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट
ए क्रॉस बी फिजिक्स में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा होता है दो वेक्टर्स का, तो ये भी तो ए बी साइन थीटा है और ये दोनों वेक्टर्स है, तो टॉर्क इज अ वेक्टर और ये वेक्टर किसके बराबर हुआ, ये हुआ बराबर P क्रॉस ई, P क्रॉस ई। सो आपका टॉर्क होता है बराबर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो दिस बिकम्स द डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड के लिए P sin थीटा, बट डेफिनेशन में आप लिखेंगे द टॉर्क इज सिंपली डिफाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। फिर ये थीटा डिसाइड करेगा टॉर्क कैसा है, अगर थीटा 0 है तो साइन ऑफ 0 0, टॉर्क 0 होगा, और अगर थीटा 90 है तो साइन 91 टॉर्क मैक्सिमम होगा, अगर साइन थीटा 180 है साइन ऑफ 180 0, टॉर्क 0 हो गया। तो वो इस टॉर्क के केसेस बनेंगे कि टॉर्क मैक्सिमम तब एक्ट करता है जब डायपोल जो है परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाई करे, उस वक्त टॉर्क मैक्सिमम होता है, और अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल लाई करता है उस केस में आपका जो टॉर्क है वो 0 बनता है। सो दिस गिव्स मी दैट डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, तो हमने निकाला एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, वी हैव नाउ डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। उसके बाद हमसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम जो है और एक स्लाइड ऐड करेंगे फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी भी हमसे पूछा गया है, ये 3-3 मार्क से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो टॉर्क पूछेगा या तो वो पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा। और एक चीज़ मैं पहले आपको इसमें ऐड कर दूं, अगर आपसे कोई पूछे ये एंट्रेंस का ऑब्जेक्टिव है, ऐसे 12th में तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं आपको ऐड करता हूं, आप इतना पढ़ा ही दिया तो वो भी ऐड करेंगे कि इस टाइप ऑफ फील्ड में क्या डायपोल रोटेट करता है कि ऑसिलेट। तो बच्चा यहां देखता है कि इस पे टॉर्क एक्ट कर गया तो सर ये तो रोटेट करेगा, बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायपोल विल नेवर रोटेट इन दिस टाइप ऑफ फील्ड, इट विल ओनली ऑसिलेट। सर व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाई टॉर्क एक्ट करके रोटेट क्यों नहीं, ये ऑसिलेट क्यों करेगा, दैट इज व्हाट इज है ना आस्क्ड इन एंट्रेंस, और जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। देख लीजिए आप, मैं आपको समझाऊं, ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। चलिए मैं आपके लिए एक स्लाइड ऐड करता हूं, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं एक स्लाइड जो है इसमें ऐड करूंगा, वो ये है कि आप मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव कैन बी आस्क्ड इन योर एंट्रेंस, या अगर आपके 12th बोर्ड में भी वो थोड़ा जाग गए तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर ये एक डायपोल को आपने प्लेस किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है, इस पे फोर्स यहाँ की तरफ है और इस पे फोर्स यहाँ की तरफ है। तो अब आप देख लीजिए ये फोर्स इधर ले रहा है, ये फोर्स इधर ले रहा है, तो इसकी टेंडेंसी ऐसे, तो ये जब ऐसे ऐसे आके जो है मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो ये मीन पोजीशन होगी क्योंकि ये सेंटर है, जैसे ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो अब ये नेगेटिव चार्ज आप देख लीजिए यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो नेगेटिव चार्ज अब आपका यहाँ है और आपका पॉजिटिव चार्ज जो है अब यहाँ आ गया। अब आप मुझे बोलिए, देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया मीन पोजीशन क्रॉस करके और नेगेटिव चार्ज इधर। अब आप इस डायग्राम को एक बार गौर से देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज पे आप फोर्स यहीं की तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स यहाँ की तरफ आएगा। अब मुझे बोलिए, तो पहले केस में फोर्स यहाँ था और यहाँ था, तो इसने ऐसे करके मीन पोजीशन को क्रॉस किया, बट जैसे ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर गया, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, नेगेटिव पे फोर्स इधर पॉजिटिव पे इधर, तो इसको वापस खींच लेगा। तो इन दिस टाइप ऑफ फील्ड द डायपोल विल ओनली ऑसिलेट। तो याद रखना, whenever a dipole is kept in an external uniform electric field, the dipole will only oscillate and will never rotate, because once the dipole crosses the mean position, the direction of the force gets reversed. The direction of the force gets reversed. ये ऐसी बात हो गई, बच्चा पढ़ने आया और फिर 1-2 महीने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, वो किसी और जो है डायरेक्शन में चला गया या कुछ और कारनामे करने गया, तो मतलब उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल गया। और जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल जाता है तो इंसान जो है ऑसिलेट करता है, रोटेट नहीं। पहले बच्चा पढ़ने आया, यहाँ पढ़ने आया तो पढ़ना स्टार्ट किया, फिर दोस्ती बनाई, फिर इकबाल पार्क चला गया या प्रताप पार्क चला गया, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बदल गया, इरादे बदल गए और फिर वो ऑसिलेट करता है। कहाँ से कहाँ, ट्यूशन सेंटर से इकबाल पार्क, और ना उसका उधर कुछ होता है ना इधर, और लास्ट में वापस जाता है। तो जब भी कोई काम करना हो तो इरादे जो है वो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने चाहिए, तब जाके जो आपका ड्रीम या एम जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये हमें टॉर्क ने यहाँ पे सिखा दिया। उसके बाद जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी इज द हेडिंग। उसके बाद आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी इज द हेडिंग, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है अब आपका दूसरा हेडिंग है कि सर अब आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी डिराइव कर दीजिए, अब इसमें आप पोटेंशियल एनर्जी भी डिराइव कर दीजिए। तो अब सर हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करेंगे? तो ये हो गया सर
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने बोला वो फील्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, और फिर दे आर हैविंग सेम लेंथ एंड दे आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। और फिर आपने इस पर एक डायपोल प्लेस कर दिया, और उस डायपोल का ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, सर ये माइनस क्यों है और ये प्लस क्यों चार्ज है। फिर आपने बोला सर इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो यहाँ की तरफ आ गया, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हो गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो सर यहाँ की तरफ आया, तो इसकी टेंडेंसी क्लॉकवाइज है। ये इसका सेंटर में बनाता हूँ यहाँ पे, इसका जो टेंडेंसी है वो क्लॉकवाइज है, बट आपने ये सोच लिया कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। टेंडेंसी जो है वो ऐसे है, बट आप इसको अगेंस्ट खींचना चाहते हो, मतलब आपने पॉजिटिव को इधर पकड़ लिया, और ये तो मतलब एजेंट इसको अपोजिट डायरेक्शन में, एजेंट मतलब होता है आपने ऐसा करना स्टार्ट किया कि पॉजिटिव को आपने यहाँ खींचना स्टार्ट किया, तो आपने यहाँ की तरफ इसको खींचा और इसको यहाँ की तरफ खींचा, तो आप अगेंस्ट द टेंडेंसी जा रहे हो। टेंडेंसी ऐसे और आप अगेंस्ट, ये मान लो आप बोट चला रहे हो, तो अगर पानी की डायरेक्शन में आप बोट चला रहे हो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पानी आपको खुद बहा के ले जाएगा। बट अगर आप अगेंस्ट द टाइड, पानी के अगेंस्ट बोट चलाना चाहते हो, तो आपको वर्क डेफिनेटली करना पड़ेगा, और वही वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी टेंडेंसी ऐसे है, बट आपने पीछे खींचा बाय सम स्मॉल एंगल डी थीटा, छोटे से एंगल से आपने इसको पीछे की तरफ डिस्प्लेस किया, तो छोटा सा वर्क डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो इक्वेशन है वो तैयार हो सकता है कि सर हमने पीछे खींचा, अगेंस्ट शिप चलाई, अगेंस्ट बोट चलाई सर, तो इसमें तो आपको काम डेफिनेटली करना पड़ेगा सर, वही DW जो है हमें कैलकुलेट करना है। एंड बाय डेफिनेशन वी नो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो चलिए मैं पहले लिखूँ वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब हम एंगुलर मोशन में बिलीव करते हैं तो वो छोटा सा वर्क होगा बराबर टा डी थीटा, ठीक है। जैसे अगर आप एनालॉग इसका आप इसका जो है ट्रांसलेशनल एनालॉग देखोगे, तो वर्क डन होता है बराबर FDS, है ना, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ वर्क डन होगा बराबर फोर्स के बदले टॉर्क, क्योंकि रोटेशनल आ गया, ट्रांसलेशनल के बदले अब फोर्स की जगह टॉर्क आता है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, तो DW हो गया टा डी थीटा। बट यहाँ पे सर टॉर्क कितना है, टॉर्क उतना ही है जो कम से कम, अगर टॉर्क यहाँ की तरफ PE साइन थीटा है, तो आपको पीछे खींचना है, तो कम से कम PE साइन थीटा पीछे की डायरेक्शन में देना पड़ेगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कम से कम 50 न्यूटन है, अर्थ पे नीचे की तरफ 50 न्यूटन, आपको ऊपर उठाना है, तो कम से कम आप 50 न्यूटन ही ऊपर की तरफ देंगे। इन द सेम फैशन क्लॉकवाइज जो टॉर्क इसमें है, जो अभी हमने डिराइव किया, जो इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क एग्जिस्ट करता है, वो PE sin थीटा है। अब आपने ठान ली है कि आप पीछे खींचेंगे, तो कम से कम उतना टॉर्क दो, तो दैट इज PE sin थीटा, इसमें टॉर्क का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। तो DW कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा PE sin थीटा, और फिर अपना D थीटा है ही, तो ये हो गया स्मॉल वर्क। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल, अगर हमें टोटल निकालना है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल, we have to integrate it, we have to integrate it, हम इसको इंटीग्रेट करके चलेंगे। अब जब इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ DW यहाँ से और यहाँ से भी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ PE sin थीटा D थीटा का इंटीग्रेशन। अब आप देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ DW आपको टोटल वर्क देगा। अब आपने टोटल वर्क कितना किया, तो ये हो गया PE तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट्स बाहर आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और फिर ये हो गया आपका। अब आप देख लीजिए फ्रॉम, मान लीजिए आपने इसको θ1 से, θ1 इनिशियल एंगल था, फिर आपने पीछे θ2 पे ले लिया, तो इसमें लिमिट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रॉम θ1 टू θ2, तो लिमिट्स भी प्रोवाइड करके रखेंगे θ1 टू θ2। तो आपने इनिशियली एंगल जो इसका डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने पीछे एंगल दिखाया, जो आपका डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा था, पहले θ1 था, फिर θ2 हो गया। अब आप लिमिट्स प्रोवाइड करिए, तो वर्क हो गया बराबर माइनस PE, माइनस मैंने बाहर निकाला, अपर लिमिट हो गया कॉस ऑफ θ2, माइनस हो गया कॉस ऑफ θ1। अब आप माइनस अंदर लीजिए, तो वर्क हो गया बराबर PE, अब ये हो गया कॉस ऑफ θ1 प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ θ2। ये हो गया वर्क डन इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस अ डायपोल फ्रॉम इनिशियल एंगल θ1 टू फाइनल एंगल θ2। ये आपने वर्क डन किया इस डायपोल को इनिशियल एंगल θ1 से फाइनल एंगल θ2 पे रोटेट करने में, और यही वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स द वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब आपने पीछे खींच लिया, ये ऐसी बात होगी
आपने स्प्रिंग को खींच लिया और पकड़ के रखा, जो आपने वर्क डन किया वही स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप छोड़िए वो वापस जाएगा, तो वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट्स अ कंजर्वेटिव फील्ड एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू से हम लिखते हैं, ये बना PE एंड देन इट इज कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। खेल खत्म। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क भी हो गया और फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ एंट्रेंस के लिए हम क्लासरूम प्रोग्राम में तो बहुत पढ़ा देते हैं, बट यहाँ हमें बोर्ड के हिसाब से चलना है। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क पढ़ा दिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव कंप्लीटेड द बोथ थिंग्स। और कुछ एंट्रेंस का भी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा टच दे दिया, बट बोर्ड ओरिएंटेड है तो हम टाइम बचा के चलेंगे। ये आपका जो है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये आप कैपेसिटेंस वाला पोर्शन आ गया, जिसमें आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पूछता है वो, बट विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन। तो यू वांट टू यू हैव टू कैलकुलेट हियर द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस। फिर उसके छोटे छोटे केसेस जो है वो साथ में डिस्कस करेंगे। तो आई विल ऐड ए स्लाइड हियर, और स्लाइड ऐड करने के साथ ही अब आप आराम से देख लीजिए जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि मान लीजिए आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले होता क्या है सर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटलिक प्लेट्स। इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटलिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। देख लीजिए, ये जो हाथ है, ये मान लो आप एक मेटलिक प्लेट, इसका कुछ एरिया है, और ये दूसरा हाथ है, इसका कुछ एरिया, इट्स अ मेटलिक प्लेट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटलिक प्लेट्स लाइक दिस, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक एयर हो सकता है, कोई वैक्स हो सकता है, कोई प्लास्टिक हो सकता है। तो दो मेटलिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, separated by some distance and filled with a dielectric is called as an that is a parallel plate capacitor। तो ये अब दो मेटलिक प्लेट्स, तो वही तरीका फिर से कि मुझे सर प्लेट तो दिखाई दे रहा है, ये इसका एरिया है, बट जब आप वहां से देख रहे हो तो आपको ये साइड व्यू में एक लाइन दिखाई दे रही है, बट एक्चुअली में मुझे एरिया दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एरिया इसका जो है कुछ एरिया है, ये यहाँ पे भी वही एरिया मैं लेता हूँ, सेम एरिया, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मान लीजिए वो डिस्टेंस जो दूरी है वो d है, और फिर जब आप इसको सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स है, और इसको आप जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो, मान लीजिए इसका पोटेंशियल V है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और क्या होना स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इन द सेम फैशन इस प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट होगा। और मान लीजिए चूंकि इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होने के साथ इसका एरिया ऑफ द प्लेट जो है A है, इस पे भी वही एरिया ऑफ द प्लेट है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। तो आपको पता है अब चार्ज भी जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे उतना नेगेटिव चार्ज इस पे, तो चार्ज बाय एरिया होता है सिग्मा, और सिग्मा इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कल ही मैंने पढ़ाया, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। तो इस पे पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, बट टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया इज ऑलवेज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिस्टेंस D, पोटेंशियल V, और मैं मानता हूं इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो कुछ कैपेसिटी जो इसकी है, लेट अस कंसीडर दैट कैपेसिटी जो है वो कुछ C है। मैं मानता हूं इस कैपेसिटर की कुछ कैपेसिटी C है। फिर आपने क्या किया, अब आपने इसमें जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा गया है दैट डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो आ गया, बट अब इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बनाना है आपको। यू हैव टू, है ना, कंस्ट्रक्ट अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये अब चूंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बोला कि इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक होता है, अब मैं एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लेता हूं, बट उस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो थिकनेस में येलो कलर से T मानता हूं। तो इट्स अ डाई इलेक्ट्रिक, और आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, बट यहां पे अगर आप क्लियरली देखोगे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की जो T जो है थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, तो ये थिकनेस जो है इट इज लेस देन D, वेयर D इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, वेयर D इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। D जो है ये सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स। तो आपसे अगर कोई पूछे तो ये हो गया बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे बिटवीन द प्लेट सेपरेशन जो है D है, तो इसको पार्शियली फिल डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, क्योंकि ये फुली इसको फिल नहीं करता, इस गैप को पार्शियली फिल करता है। जैसे अब आप ये डाइलेक्ट्रिक इसमें इंट्रोड्यूस करोगे, इसका अपना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हर एक डाइलेक्ट्रिक का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, वेयर K इज कॉल्ड एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हर एक मटेरियल का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ये इसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, मुझे नहीं पता कितना है, वो फिर आप क्वेश्चन में देखेंगे K है। तो जैसे आप ये पैरेलल
प्लेट कैपेसिटर में ये डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो इसमें इंड्यूस होते हैं चार्जेस। अब इंड्यूस चार्जेस कैसे होते हैं देख लीजिए, ये पॉजिटिव जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लाएगा तो यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव कर गया उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ की तरफ जो है डेवलप होगा। सर क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसके बराबर होगा और क्या ये नेगेटिव चार्ज इसके बराबर होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डाइलेक्ट्रिक में जो चार्जेस का डेवलपमेंट होता है वो हमेशा कम होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ वाला जो येलो वाला चार्ज है, ये जो येलो वाला पॉजिटिव चार्ज है ये इससे कम है और जो येलो वाला नेगेटिव चार्ज है ये भी इससे कम है। तो यहाँ पे आप दो फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दो फील्ड आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा जो फील्ड है, जो दूसरा फील्ड है वो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड होता है। इसको हम इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं, वी कॉल दिस एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस स्पेस में आप दो फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, एक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जो एक्चुअल फील्ड एग्जिस्ट करता है क्योंकि फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, और दूसरा इस पॉजिटिव जो इंड्यूस्ड चार्ज है, ये जो येलो चार्ज है ये इंड्यूस्ड चार्ज है। इस इंड्यूस्ड की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो फील्ड होगा वह इंड्यूस्ड फील्ड होगा। और मैंने अभी बोला ये इंड्यूस्ड चार्ज इससे कम होता है तो इंड्यूस्ड फील्ड भी इससे कम होगा। अगर आपसे कोई पूछे ये इंड्यूस्ड फील्ड कितना होता है तो आप बोलना है इंड्यूस्ड फील्ड होता है टोटल फील्ड जो यहां से आया डिवाइडेड बाय के, क्योंकि कम होता है जो इस फ्री स्पेस में फील्ड होता है उससे तो हमेशा ये कम होता है, तो ई बाई के। तो याद रखना जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हमेशा ओरिजिनल फील्ड जो दो प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है फ्री स्पेस में उससे कम होता है। तो के से 1/k टाइम्स जो है कम होता है, क्योंकि डिवाइड करने पे कम जो है कम ही हो जाती है क्वांटिटी, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बढ़ जाता है। तो इंड्यूस्ड फील्ड जो इसमें डेवलप हुआ वो ई बाई के डिपेंड करेगा इस डाइलेक्ट्रिक का जो है स्ट्रेंथ कितना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम ये बिलीव करके चलते हैं कि इसमें फील्ड इज कांस्टेंट, वी बिलीव दैट फील्ड इज कांस्टेंट, हम ये बिलीव करके चलते हैं, वी बिलीव दैट फील्ड इज कांस्टेंट, दैट फील्ड इज कांस्टेंट इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, कांस्टेंट है, नेग्लेक्टिंग द एज इफेक्ट्स के यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा, इनसाइड फील्ड कांस्टेंट होता है, एंड देयरफॉर वी हैव अ फार्मूला दैट पोटेंशियल इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये जो पोटेंशियल आपने इस पे अप्लाई किया इज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जो है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। याद रखना वी बिलीव दैट फील्ड इज कांस्टेंट। जब फील्ड कांस्टेंट है तो दिस फार्मूला इज वैलिड, ये फार्मूला अब वैलिड है। फील्ड इज कांस्टेंट तब ये फार्मूला वैलिड है। बट ये जो फील्ड है अभी स्पेस में, आप मुझे बोलो वो एक ही टाइप का नहीं है, वो दो टाइप का है। एक ये जो इस फ्री स्पेस में, और दूसरा ये येलो जो इस स्पेस में जो डाइलेक्ट्रिक स्पेस में है। इसीलिए इस फील्ड को मैं ब्रेक करके लिखूंगा, देयरफॉर मैं लिखूंगा नाउ V इज इक्वल E। दो टाइप्स का है, एक E जो है वो टोटल E है और वो कहां पे है, वो इस फ्री स्पेस में है, और दूसरा ये जो है इंड्यूस्ड फील्ड जो है वो किस स्पेस में है, वो थिकनेस T में है। तो मैं लिखूंगा एक फील्ड मेरे पास E बाई के है, एक फील्ड मेरे पास E बाई के है। एक्चुअली E इंड्यूस्ड है बट E इंड्यूस्ड खुद बराबर है E बाई के, और वो किस डिस्टेंस में है, वो थिकनेस T में है। प्लस मैं लिखूंगा दूसरा फील्ड मेरे पास E है और वो कितनी स्पेस में है, वो इस स्पेस में है, कितनी स्पेस में, D माइनस टी स्पेस में। इट इज D माइनस टी, क्योंकि D माइनस टी को छोड़ के जो बाकी सारी स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो मैंने इसी लिखा E जो है वो D माइनस टी स्पेस में है, जबकि E बाई के इंड्यूस्ड जो है वो सिर्फ T में है। अब यहाँ कॉमन चीजें बाहर निकालिए, यहाँ कॉमन चीज बाहर जो है वो E आएगी, और फिर जो है अंदर क्या बचेगा, E जो है यहाँ बाहर आएगा, तो यहाँ बचेगा, अब यहाँ बचेगा T बाई के, और फिर यहाँ बचेगा प्लस यहाँ बचेगा D माइनस टी। तो यहाँ आपका जो है ये फॉर्मूला डेवलप होता है दैट V इज इक्वल टू दिस थिंग, V इज इक्वल, आपने E जो है वो बाहर निकाला, पहले आपने इंड्यूस्ड फील्ड निकाला दैट इज E बाई के, वो कितनी थिकनेस में है T, फिर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E, वो D माइनस टी स्पेस में है, वो D माइनस टी स्पेस में है, तो कॉमन E है, E बाहर निकाला, अंदर बचा T बाई के प्लस D माइनस टी। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो मैं फिर लिखूंगा, मैं आई विल ऐड अ स्लाइड, बट वी नो दैट, हम जानते हैं सर, बट वी नो, हम जानते हैं सर, कैपेसिटर के केस में एक फॉर्मूला है दैट इज Q इज इक्वल CV, Q इज इक्वल CV। तो जब Q इज इक्वल CV होता है तो C किसके बराबर होता है सर, ये होता है Q बाई V। तो मैं लिख सकता हूं कैपेसिटेंस हो गया Q डिवाइडेड बाई V, और V अभी आपने डिराइव करके रखा है वो हो गया E डिवाइड बाई T माइनस। तो मैं लिखूं क्या था ये V का वैल्यू, ये था E,
फिर टी ये है ई, फिर यहाँ हो गया बच्चे, यहाँ हो गया। मैं पहले डी माइनस टी फिर टी बाई के लिखूंगा, पहले डी माइनस टी फिर मैं लिखूंगा डी माइनस टी प्लस हो गया ये टी बाई के। तो मैंने वी का वैल्यू यहाँ ड्रॉप कर दिया। बट फिर से हम जानते हैं सिग्मा होता है क्यू बाई ए, सिग्मा होता है क्यू बाई ए। मैंने पीछे लिख के रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए होता है, तो क्यू होता है सिग्मा ए, क्यू हो गया बराबर आपका सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ए। तो मैं ये इस इक्वेशन में ड्रॉप कर सकता हूं, विच इंप्लाई सी हो गया बराबर क्यू के बदले में लिखूंगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाई, फिर ये हो गया ई, फिर ये हो गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के। उसके बाद आप देख लीजिए, बट फिर से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट E is equal to sigma by epsilon naught. It is field between two plates of a parallel plate capacitor. Field between two plates of a parallel plate capacitor. Two plates of a parallel प्लेट कैपेसिटर, ये आपने पढ़ा होगा। ये जो होता है दैट E is equal to sigma by epsilon naught, it is actually the field between the two plates of a parallel plate capacitor। तो E के बदले में यहाँ ड्रॉप करूंगा, तो which implies मेरा C जो अब है वो हो गया बराबर, it is sigma into A divided by E के बदले में लिखूंगा sigma by epsilon naught, अंदर बचा D minus T plus टी बाई के। अब आप देख लीजिए सिग्मा सिग्मा कैंसल आउट होगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो ये बना एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। This is the expression for electric field due to a parallel plate capacitor filled with a dielectric and that too partially। तो मैं इस एक्सप्रेशन को अलग यहाँ पे लिख दूं, एक सेपरेट पेज पे लिख दूं, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज पार्शियली फिल्ड। तो इट इज पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर, जो आपका पार्शियली फुली फिल्ड नहीं था, पार्शियली फिल्ड था। आपका कैपेसिटर तो ये था, बट इसमें जो डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेस किया वो फुली इस गैप को फिल नहीं कर रहा था, क्योंकि डिस्टेंस डी थी, और आपका कैपेसिटर इसको जो है वो ऐसे फिल कर रहा था, और उसकी डिस्टेंस जो थिकनेस थी वो टी थी, एंड टी इज लेस देन डी, इसको पार्शियली फिल्ड कहते हैं, तो उसके लिए ये कैपेसिटेंस है। बट अब देख लो, इफ अगर ऐसा हुआ, अगर ये टी डी के बराबर हुआ, अगर ये टी डी के बराबर है, मतलब ये अब जो है ये डाइलेक्ट्रिक पूरा इसमें फैल गया, टी डी के बराबर हुआ, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी के बदले फिर से डी प्लस डी टी के बदले फिर से डी डिवाइडेड बाय के। अब आप जानते हैं प्लस डी माइनस डी कैंसल आउट होके के ऊपर जाएगा, तो ये बना एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, और के यहां चला जाएगा, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर व्हिच इज फुली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। मतलब अगर आपके पास एक कैपेसिटर है और वो फुली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक है, फुली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, मतलब ये मान लीजिए ये एक फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तब उसका कैपेसिटेंस होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसके लिए आप जो है फुली फिल्ड के लिए जो आपको याद होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बट बिलीव मी दिस द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर एनी कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो एंड द फॉर्मूला इज एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सो दिस कंप्लीट्स आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच।